वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिसिटी प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दैट वीडियो, क्योंकि उसमें बेसिक्स क्लियर करे हैं हमने चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के। आज हमने स्टार्ट करना है ओम्स लॉ। ओम एक पर्सन थे, साइमन ओम, स्कूल टीचर थे, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि कोई कंडक्टर है, सपोज उस कंडक्टर में से कुछ करंट फ्लो कर रहा है। तो कितना करंट फ्लो कर रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब अगर करंट इंक्रीज कर दोगे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा, करंट डिक्रीज कर दोगे पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप अपने व्हीकल की स्पीड इंक्रीज कर दो तो आप ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाओगे, मतलब स्पीड और डिस्टेंस हुए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आप अपनी स्पीड कम कर दो तो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाओगे, तो स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए। एक को इंक्रीज किया दूसरा इंक्रीज हो गया, एक को डिक्रीज किया दूसरा डिक्रीज हो गया। मतलब सेम, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम होगा। दिस इज नोन एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ओम ने क्या स्टेटमेंट दी? इफ फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर आर केप्ट कांस्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ? अगर हमने अपना एक्सपेरिमेंट आज स्टार्ट किया है तो हमें अपना एक्सपेरिमेंट आज ही खत्म करना है। ये नहीं हम आधा एक्सपेरिमेंट आज कर रहे हैं, आधा एक्सपेरिमेंट 4 दिन बाद कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमने टाइम गैप डाल दिया टेम्परेचर बदल जाएगा, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, इतना कुछ बदल जाएगा, मतलब फिजिकल कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहली बात क्या है, फिजिकल कंडीशन सेम रहनी चाहिए, मतलब एक्सपेरिमेंट उसी फिजिकल कंडीशन में खत्म होना चाहिए। इफ फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट देन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, कितना करंट फ्लो कर रहा है थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। इन अदर वर्ड्स, करंट अगर सिंबॉलिकली लिखना चाहूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, एक ही बात है। अब जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर इक्वल का साइन डालते हैं तब हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। दैट कांस्टेंट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वेयर R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यहाँ पर R एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसका नेम है रेजिस्टेंस। मतलब यहाँ पर एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस हुई, दैट इज रेजिस्टेंस। सो मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया V इक्वल आई आर। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ। काफी यूज होने वाले फॉर्मूला, इसको लर्न कर लो। V इक्वल टू आई आर। अब जब मैं इस फॉर्मूला की हेल्प से ग्राफ बनाऊं, अगर मैं ग्राफ बनाना चाहती हूँ V इक्वल आई आर का, तो ग्राफ कैसे बनेगा? जब भी ओम्स लॉ का ग्राफ बनाना हो, जो भी सब्सटेंस ओम्स लॉ को फॉलो करता है ना, आपने y एक्सिस पे वोल्टेज लेनी है या पोटेंशियल डिफरेंस लेना है, x एक्सिस पे करंट लेना है। तो जो ग्राफ होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये ओरिजिन है, हमेशा जो ग्राफ होगा दैट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये ग्राफ हुआ ओम्स लॉ का, मतलब जो सब्सटेंस ओम लॉ को सेटिस्फाई करते हैं वो इस टाइप का ग्राफ शो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक आपने बात जो ध्यान रखनी है, रेजिस्टेंस। इस ग्राफ से भी मैं रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकती हूँ। कैसे कैलकुलेट करूंगी रेजिस्टेंस? देखो अभी फॉर्मूला करा V इक्वल आई आर, इस फॉर्मूला से R की वैल्यू निकाल लो, R इक्वल टू V बाय I। ठीक है, जो भी ग्राफ होता है ना, ग्राफ का एक स्लोप होता है, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। स्लोप कैसे निकलता है? जो y एक्सिस का कंपोनेंट है अपॉन x एक्सिस का कंपोनेंट। y एक्सिस पर क्या लिए? V, x एक्सिस पर क्या लिए? I। So V by I is resistance, means slope of VI graph, जो भी VI ग्राफ का स्लोप होगा gives resistance, वो आपको रेजिस्टेंस देगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब स्लोप का मतलब क्या है? स्लोप का मतलब है ढलान। मान लो मेरे पास दो मटेरियल है, एक जो ग्राफ बना हुआ है दैट इज फॉर A मटेरियल, एक लाइन और बना रही हूं मैं, दिस इज फॉर B मटेरियल। अब मैं आपको स्लोप का मीनिंग समझाती हूँ। ठीक है, दो लाइन बना ली मैंने, दो मटेरियल है A और B, दोनों में से मुझे पता करना है रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा है। कैसे करोगे? देखो ये B ग्राफ के लिए एंगल है, ये A ग्राफ के लिए एंगल है। एंगल बड़ा किसके लिए? A ग्राफ के लिए एंगल बड़ा है, सो A ग्राफ का स्लोप मोर है। जो A सब्सटेंस है उसका स्लोप मोर है
और जो बी सब्सटेंस है उसका स्लोप लेस है क्योंकि उसका एंगल छोटा है। या ये देख लो ढलान ए की ज्यादा है बी की कम है, जिसका स्लोप ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा। रेजिस्टेंस ऑफ ए इज मोर, ए की रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस ऑफ बी इज लेस, बी की रेजिस्टेंस कम होगी। ठीक है, बात क्या ध्यान रखनी है, ग्राफ में y एक्सिस पर वोल्टेज है, x एक्सिस पर करंट है। जब भी y एक्सिस पर वोल्टेज हो, x एक्सिस पर करंट हो, स्लोप से पता चलेगी रेजिस्टेंस। अगर स्लोप ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा, अगर स्लोप कम रेजिस्टेंस कम। अब इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सपोज आपको अब ग्राफ दिया हुआ है बिटवीन I एंड V, एक्सिस चेंज कर दी, I ले लिया y एक्सिस पर, v ले लिया x एक्सिस पर, तब स्लोप क्या हुआ? स्लोप तो हमेशा यही रहने वाले जो y एक्सिस पर है अपॉन जो x एक्सिस पर है। y एक्सिस पर है I, x एक्सिस पर है v, फॉर्मूला उल्टा हो गया I बाय v। तो I बाय v किसके इक्वल होगा? 1 बाय r, मतलब रिवर्स रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अब बताओ a और b ग्राफ में से रेजिस्टेंस ज्यादा किसकी होगी? अब हमारे सारे रिजल्ट्स रिवर्स हो गए, जिसका स्लोप ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस कम। यहाँ पर था जिसका स्लोप ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा, क्योंकि ग्राफ में v y एक्सिस पर था, I x एक्सिस पर था। यहाँ पर I ले लिया y एक्सिस पर, v ले लिया x एक्सिस पर, एक्सिस रिवर्स कर दी तो हमारे सारे रिजल्ट रिवर्स हो गए। मींस a का स्लोप ज्यादा, स्लोप मोर, रेजिस्टेंस लेस। उल्टा हो गया, स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। बट b के लिए स्लोप लेस है तो रेजिस्टेंस मोर होगी। मतलब आपने जो सबसे पहले देखना है एक्सिस पर क्या लिया हुआ है। अगर एक्सिस पर v है जिसका स्लोप ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा, अगर y एक्सिस पर I है तो जिसका स्लोप ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस कम। अब आगे करते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड। उससे पहले कर लेते हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस, होता क्या है रेजिस्टेंस। अब मेरे पास कोई एक वायर है, वायर में करंट फ्लो कर रहा है, ये एक सिलेंड्रिकल वायर है, वायर में करंट फ्लो कर रहा है, सपोज ए टू बी। करंट अगर जा रहा है ए से बी तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? कल किया था, लास्ट वीडियो में किया था, जो इलेक्ट्रॉन्स है दैट विल मूव फ्रॉम बी टू ए। करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन रिवर्स होती है। बट जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ना, एक दूसरे से टकराएंगे। अगर मैंने इसके पास एक बैटरी अटैच कर दी, करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकरा रहे हैं, टकराने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है ना वो हिंडर हो रहा है, मतलब रुकावट क्रिएट हो रही है। इस हिंड्रेंस या ऑब्स्ट्रक्शन को ही रेजिस्टेंस बोलते हैं। सो व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज द हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ करंट। जो भी करंट फ्लो कर रहा है उसके अंदर क्या रुकावट है? रेजिस्टेंस क्या है? हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ करंट। क्या हिंड्रेंस मिल रही है करंट को फ्लो करने के लिए। इन अदर वर्ड्स, फॉर्मूला से बनाते हैं, V इक्वल आई आर था, सो R इज इक्वल टू V बाय I। सो रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट। पोटेंशियल डिफरेंस को ऊपर लेना है, करंट को नीचे लेना है। करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर या कंडक्टर। जो भी कंडक्टर है उसमें कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना करंट है, उनका रेशियो ले लो, आपको रेजिस्टेंस पता चल जाएगी। ठीक है, अब यूनिट्स क्या है? यूनिट्स ऑफ आर, ऐसा ही यूनिट्स जरूर करनी है हर टर्म की, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सो आर की यूनिट्स करनी है V। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट्स क्या थी? वोल्ट। करंट की यूनिट क्या थी? एम्पेयर। अगर सिंबल में लिखूं V अपॉन A, जिसको लिख सकती हूँ V A इनवर्स। अब इसके लिए एक न्यू नेम है, लो का नाम क्या था? ओम्स लो। ओम ने दिया था तो यूनिट है ओम, इसको ओमेगा बोलते हैं और लिखते हैं ऐसे, ये है ओम। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज OHM, ओम। इस तरीके का सिंबल है। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। अब अगर यूनिट करी है तो डिफाइन 1 ओम भी करना पड़ेगा, तो अब डिफाइन 1 ओम करते हैं। डेफिनेशन बनानी है यूनिट की, कहां से बनाएंगे? फॉर्मूला से। फॉर्मूला लिख लेते हैं, V इक्वल टू आई आर, R इक्वल टू V बाय I। मुझे R निकालना है 1 ओम। R 1 ओम कब होगा?
जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा और 1 एम्पेयर करंट होगा। 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पेयर गिव्स 1 ओम। सो रेजिस्टेंस इज said to be 1 ohm। रेजिस्टेंस को मैं 1 ओम कब बोलूंगी? when current flowing through a conductor is 1 ampere। अगर करंट है 1 एम्पेयर एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, करंट 1 एम्पेयर है, तो कितनी रुकावट होगी? 1 ओम। ठीक है, तो ये डेफिनेशन बन गई 1 ओम की। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। कुछ सब्सटेंस होते हैं जो करंट को बहुत अच्छे से अपने अंदर से फ्लो करने देते हैं, जिनको हम कंडक्टर बोलते हैं, मतलब वो कम रुकावट क्रिएट करते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें से करंट फ्लो नहीं करता, जैसे प्लास्टिक, उनमें रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, रुकावट होती है। तो हर सब्सटेंस कितना रेजिस्ट कर रहा है करंट को, वो डिफरेंट है, तो किसी ना किसी फैक्टर पर तो डिपेंड करेगा ना। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड? सो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? सो 4 फैक्टर्स हैं, ये याद रखना, चारों के चारों फैक्टर इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फैक्टर इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लंबा कितना है कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तार जितनी लंबी होगी ना, उसमें करंट को फ्लो करने के लिए उतनी रुकावट ज्यादा होगी। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ जितनी ज्यादा, रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा। सेकेंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब, सपोज मेरे पास एक सिलेंड्रिकल वायर है, एग्जांपल लो, इसको कंपेयर करो क्यूकम्बर से। खीरा होता है ना, खीरा, आपके पास खीरा है, सिलेंड्रिकल शेप, अबाउट अज्यूम कर सकते हो सिलेंड्रिकल, उसके स्लाइसेस करने स्टार्ट करो, आपको एक स्लाइस कैसा मिलेगा? सर्कुलर शेप का। वैसे ही कंसीडर करो सिलेंडर है, सिलेंडर के स्लाइसेस करो, छोटे छोटे क्रॉस सेक्शन ले लो, इसे क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? एक सर्कल। सो उसे क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, जो एक स्लाइस किया ना हमने, तो सिलेंड्रिकल वायर का क्रॉस सेक्शन है एक सर्कल। तो मतलब इट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इसको समझते हैं, जितना एरिया ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को निकलना है बीच में से। एक ये वायर बनाई मैंने, एक ये वायर बनाई मैंने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा किसका है? इसमें। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस वायर में लेस है। जितना कम एरिया होगा, उतने इतने सारे इलेक्ट्रॉन भीड़ आ रही है, उन्होंने निकलना है, उनका हिंड्रेंस ज्यादा मिलेगी। जितना एरिया कम होगा, हिंड्रेंस ज्यादा, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा। एरिया कम कर दिया, रेजिस्टेंस बढ़ गई। जितना ज्यादा एरिया, रुकावट कम है, एरिया ज्यादा, रेजिस्टेंस कम, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। सो यहीं पर लिखा है आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना एरिया ज्यादा, रेजिस्टेंस उतनी कम। थर्ड फैक्टर इज नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर तो मैंने आपको बता ही दिया, कॉपर है, सिल्वर है, बहुत अच्छे से करंट को फ्लो करने देंगे, कोई रुकावट नहीं आएगी, मींस रेजिस्टेंस कम है। प्लास्टिक है, रबड़ है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने नहीं देंगे, मतलब रेजिस्ट ज्यादा कर रहे हैं, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। एंड फोर्थ फैक्टर इज टेम्परेचर। जो रेजिस्टेंस है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वेरी करेगी। ओम लॉ में हमने ये कहा था ना, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो, एक्सपेरिमेंट एक ही टेम्परेचर पर करो, अगर टेम्परेचर बदल गया, रेजिस्टेंस बदल जाएगी। ठीक है, सो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। अब इनमें से ये दो अच्छे से देख लो, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। लेंथ जितनी ज्यादा, रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा, एरिया जितना ज्यादा, रेजिस्टेंस उतनी कम। ये दोनों फॉर्मूला हम अगले टॉपिक में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसी को यूज करेंगे, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। रेजिस्टेंस एल के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेजिस्टेंस ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इन दोनों फॉर्मूला को कंबाइन कर दो। कंबाइन कैसे करें? वही प्रोपोर्शनल का साइन, एल इंटू 1/a। इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, l/a। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है, इक्वल का साइन डालना पड़ेगा। l/a वैसा ही रहा, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, इक्वल का साइन डालते हैं, तब हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है रो, RHO, वेयर रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड, अब इसके भी दो नेम है,
ये जो रो है ना, सिंबल तो रो है, इसके दो नेम है। एक तो नेम है रेजिस्टिविटी और दूसरा नेम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है। हर मटेरियल के लिए अपनी रेजिस्टिविटी होगी, अपना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा, इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। सो रो एक कांस्टेंट है, हर मटेरियल के लिए कांस्टेंट है, हर मटेरियल के लिए अपनी वैल्यू है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, R इक्वल रो L बाय A। यहाँ पर एक न्यू टर्म आई, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो यूज किया था, दैट इज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दोनों नेम पता होने चाहिए, दोनों नेम से आपको बुक्स में या पेपर में देखने को मिल सकते हैं। अब इस रो की यूनिट्स करते हैं, इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, R इक्वल रो L बाय A। फॉर्मूला लिख लेते हैं, R इक्वल रो L बाय A। अब मुझे रो की यूनिट्स चाहिए ना, रो को इधर रहने दो, A डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में आ गया, L डिवाइड में आ गया। यूनिट्स बनानी है रो की, यूनिट्स ऑफ रो। R की यूनिट क्या है अभी की, ओम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया की यूनिट क्या होती है, SI यूनिट मीटर स्क्वायर। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसल, ओम मीटर बच गया, या इसको अगर सिंबल्स की फॉर्म में लिखूं, ओम मीटर। सो दिस इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। रेजिस्टेंस की थी ओम, रेजिस्टिविटी की थी ओम मीटर। ये ध्यान रखना, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ना ये लेंथ पर डिपेंड करती है, ना ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ द मटेरियल पर। मटेरियल पर डिपेंड करेगा उसका रो कितना है, बट लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा, एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। अब डेफिनेशन करनी है, डिफाइन रेजिस्टिविटी। अगर आपको डिफाइन करना है रेजिस्टिविटी को, फिर कैसे डिफाइन करेंगे, देखो यही फॉर्मूला यूज करो, रो इक्वल R इंटू A बाय L। रो इक्वल R इंटू A बाय L। अगर मैं अपने कंडक्टर के पैरामीटर्स फिक्स कर दूं, मतलब मैंने लेंथ ले ली 1 मीटर, एरिया ले लिया 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ भी फिक्स, एरिया भी फिक्स। अगर मैं यूनिट्स को भी ना लिखूं, वैल्यू लिख दूं, एरिया की वैल्यू ली 1, लेंथ की वैल्यू ली 1, सो ये फॉर्मूला बन जाएगा, मींस रो इज इक्वल टू R। मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, एक ही चीज के दो नेम है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ। लेंथ भी अगर 1 है, एरिया भी अगर 1 है, तो रो और R इक्वल हो जाता है। तो यहां से डेफिनेशन क्या बनी, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक ही बात है, इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ, रेजिस्टेंस के इक्वल आ रहा है ना, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर या रोड ऑफ यूनिट लेंथ, लेंथ भी यूनिट कर दी मतलब 1 मीटर, एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 कर दिया, 1 मीटर स्क्वायर कर दिया, लेंथ को 1 मीटर कर दिया, तो जो रेजिस्टेंस आ रही है ना मटेरियल की, वो उसकी रेजिस्टिविटी मानी जाएगी। मींस इट इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर या रोड ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पैरामीटर फिक्स कर दो, 1 1 कर दो, रो और R इक्वल आ गए, यहीं से डेफिनेशन बनेगी, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। कई बार क्वेश्चन आपको दो टॉपिक्स इकट्ठे कवर करके दे देते हैं, मतलब डिफरेंशिएट करो बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अब डिफरेंस लिखते हैं रेजिस्टेंस में और रेजिस्टिविटी में। क्या डिफरेंस है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में? सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन दे दो। फर्स्ट पॉइंट, इट इज डिफाइंड एज ऑब्स्ट्रक्शन या हिंड्रेंस, एक ही बात है, टू फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो में जो रुकावट आ रही है, रेजिस्टेंस आ रही है, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज ऑब्स्ट्रक्शन या रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टिविटी, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, जो अभी डेफिनेशन करी वही सेम लिख रही हूं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर या रोड ऑफ यूनिट लेंथ होनी चाहिए, एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का एरिया भी 1 कर दो, लेंथ को भी 1 कर दो,
तो जो रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टिविटी होगी। सेकंड, यूनिट्स, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है? ओम। रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या है? अभी बनाई थी, ओम मीटर। ओम मीटर थी। नेक्स्ट, इट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये लेंथ पर डिपेंड करेगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगी। 4 फैक्टर्स थे, उनमें से ये 2 को मेंशन करा क्योंकि ये जो दोनों फैक्टर है ना, इस पर रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ना ये लेंथ पर डिपेंड करती है, ना ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं पेपर में। न्यूमेरिकल के लिए हम एक अलग से वीडियो करेंगे जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के। अब हमने स्टार्ट करना है रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। नोट डाउन, इस टॉपिक में से क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स जरूर आते हैं इस टॉपिक में से, तो टॉपिक समझना इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस इन सीरीज, सीरीज में कितनी रेजिस्टेंस होगी? सीरीज का मतलब क्या होता है? अब मैं बार बार वर्ड यूज कर रही हूँ रेजिस्टेंस। अब एक टर्म है रेजिस्टर, दोनों में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। रेजिस्टर तो एक डिवाइस है, रेजिस्टर इज अ डिवाइस विच हिंडर्स द फ्लो ऑफ करंट। आपने कभी अगर फिजिक्स से रिलेटेड कोई मॉडल बनाया हो स्कूल में, आप कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा एक आपने बल्ब ग्लो करवाना है ना, एलईडी बल्ब मिलते हैं बाजार में, अगर आपने बल्ब ग्लो करवाना है ना, उसको डायरेक्ट बैटरी से अटैच कर दो, बड़ी जल्दी बल्ब फ्यूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारा करंट एक ही बारी में चला गया उस बल्ब में। बट हमें क्या करना है? उसको फ्यूज होने से रोकना है, तो आपको ना उसके साथ एक रेजिस्टर जोड़ना पड़ता है। वो रेजिस्टर क्या करता है? करंट के फ्लो को थोड़ा रोक देता है। मतलब बाजार से एक आपको डिवाइस खरीदनी पड़ेगी, उस डिवाइस को रेजिस्टर बोलते हैं। तो रेजिस्टर एक डिवाइस है। जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं ना, तो रेजिस्टर को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको बताया था काफी सारे सिंबल्स हम आगे पढ़ेंगे, 4-5 सिंबल्स हमने कर लिए थे। रेजिस्टर सिंबल है ये जिगजैग लाइन, इस तरीके से हम रेजिस्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टर एक डिवाइस है। अब इस डिवाइस की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, जो कि एक वैल्यू है, प्रॉपर्टी है उसकी करंट को फ्लो करने से रोकने की। मतलब कई बार एक आधी बारी पेपर में आया भी हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टर एंड रेजिस्टिविटी? रेजिस्टर इज अ डिवाइस एंड रेजिस्टेंस इज द हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, अब हमने क्या करना है? रेजिस्टेंस इन सीरीज। मेरे पास सपोज 3 रेजिस्टर है, मैंने उनको सीरीज में लगा दिया। सीरीज मतलब एक ही लाइन में, ये पहला रेजिस्टर, ये दूसरा रेजिस्टर, ये तीसरा रेजिस्टर, R1, R2, R3, 3 रेजिस्टर हो गए। कैसे लगाया इनको? सीरीज में। मुझे इसमें से करंट फ्लो करवाना है, बैटरी अटैच कर दी, की अटैच कर दी। अब इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है वो मेजर करना है। अगर करंट मेजर करना है, मुझे लगाना पड़ेगा एमीटर। एमीटर हमेशा कैसे लगता है? सीरीज में। कहीं पर भी इसी लाइन के बीच में ना एक एमीटर सर्कल बनाओ, उसमें ए लिख दो। अब ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। एमीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव के साथ, एमीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव के साथ। एक पता कर लो, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव होगा। मुझे साथ साथ वोल्टेज भी मेजर करनी है। वोल्टेज किससे मेजर करूंगी? वोल्ट मीटर से। एंड वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है। अब देखना पैरेलल कैसे बना रही हूँ। करंट का रास्ता देखो, ये रास्ता था करंट का, ये सारा रास्ता है करंट का। बस इस रास्ते में नहीं लगाना वोल्ट मीटर, इस पूरे रास्ते में नहीं आना चाहिए वोल्ट मीटर। तो इसके अलावा यहाँ पर एक अलग रास्ता बनाना पड़ेगा वोल्ट मीटर को अटैच करने के लिए। ये बन गया पैरेलल। इस पूरे सिस्टम के पैरेलल लगाया मैंने वोल्ट मीटर। ठीक है, अब इसका पॉजिटिव, ये बैटरी का पॉजिटिव, तो इधर रेजिस्टर का पॉजिटिव, बैटरी का नेगेटिव, इधर रेजिस्टर का नेगेटिव, वोल्ट मीटर का नेगेटिव, बैटरी का पॉजिटिव, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, बैटरी का नेगेटिव, वोल्ट मीटर का नेगेटिव। ठीक है, अब इन सीरीज जब भी कोई रेजिस्टर्स सीरीज में लगे होते हैं तब करंट रिमेन्स सेम। करंट हमेशा सेम रहता है, बट वोल्टेज डिवाइड्स, वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। सपोज ये जो बैटरी लगाई हुई है ना, उसमें से वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है V। ये V 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 3 रेजिस्टर है। एक हो जाएगा V1, एक हो जाएगा V2, एक हो जाएगा V3, और इनका सम
V1 प्लस V2 प्लस V3 विल ऑलवेज बी इक्वल टू V। ये जो तीनों पोटेंशियल डिफरेंस का सम है ना, वो इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। मतलब जितनी भी वोल्टेज थी वो तीनों में डिवाइड होगी। इक्वल इक्वल नहीं जरूरी, किसी भी रेशियो में हुई हो, बट डिवाइड होगी तीनों में। अब हमने ओम लॉ करा था V इक्वल IR, तो V1 को क्या लिखूंगी, IR1। अब ध्यान से देखो, I के साथ 1 क्यों नहीं डाला मैंने, क्योंकि मैंने बोला करंट रिमेन्स सेम, हर जगह करंट सेम है, मतलब I ही रहने वाला है। प्लस V2 की जगह लिखूंगी IR2, V3 की जगह लिखूंगी IR3। अब मैंने 3 रेजिस्टर लगाए हैं, मेरा काम एक रेजिस्टर से भी तो हो सकता था, तो वो एक रेजिस्टर जो इन 3 की जगह ले सकता है ना, उसको बोलूंगी RS। RS मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज, और V इज इक्वल टू IRS। इन 3 रेजिस्टर का काम एक रेजिस्टर करे अगर, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, तो V को लिख दिया मैंने IRS। अब इन राइट साइड पर देखो, I कॉमन आ सकते हैं, क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। लेफ्ट साइड पर IRS, I से I कैंसल, क्या बच गया, RS इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। ये मेरा फॉर्मूला बन गया रेजिस्टेंस इन सीरीज का। मतलब अगर मेरे पास 3 रेजिस्टर सीरीज में है तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब ये तीनों किस एक के बराबर है, वो फॉर्मूला बनेगा RS इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। सपोज आपको दिया होता क्वेश्चन में कि जो पहला रेजिस्टर है ना, उसकी वैल्यू है 10 ओम, दूसरा रेजिस्टर है उसकी वैल्यू है 20 ओम, तीसरा रेजिस्टर है उसकी वैल्यू है 5 ओम। देन कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या करते हैं, सीधा वैल्यूज को ऐड कर दो, 10 ओम 20 ओम प्लस 5 ओम, दैट कम्स आउट टू बी 35 ओम। तो ये RS हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। नाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल में क्या होगा, रिवर्स ऑफ सीरीज। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो रही थी, करंट सेम रह रहा था, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगी, करंट डिवाइड हो जाएगा। अब बनाते कैसे हैं, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। आपके पास 3 रेजिस्टर हैं, तीनों रेजिस्टर आपने पैरेलल में लगाने हैं। ये हो गया पहला रेजिस्टर R1, ये हो गया दूसरा रेजिस्टर, ऐसे होता है ना पैरेलल, R2, ये हो गया तीसरा रेजिस्टर R3। तीनों आपने पैरेलल लगाने हैं, जोड़ दो तीनों को, ये पैरेलल हो गए। अब इसको बैटरी से कनेक्ट करो, पॉजिटिव नेगेटिव, सेल से कनेक्ट करो, ये बन गया मेरा रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब करंट मेजर करना है, एमीटर लगा दो, एमीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव के साथ, ये पॉजिटिव रहा, इधर पॉजिटिव, बैटरी का नेगेटिव, एमीटर का नेगेटिव। वोल्टेज भी तो मेजर करनी है, वोल्ट मीटर से करोगे, वो तो पैरेलल में लगता है, ये लो लगा दिया पैरेलल में, वोल्ट मीटर लगा दिया इस पूरे सर्किट के पैरेलल में। बैटरी का पॉजिटिव, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, बैटरी का नेगेटिव, वोल्ट मीटर का नेगेटिव। ठीक है, अब जब पैरेलल है, करंट डिवाइड्स, वोल्टेज रिमेन सेम। रिवर्स हो गया, करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज रिमेन्स सेम, वोल्टेज सेम रहती है। ये कैसे पता चला, यहां से करंट फ्लो करना शुरू करा। सपोज I करंट आ रहा था पूरे सर्किट में, यहां पर आते ही ना करंट को 3 रास्ते मिल गए, अलग अलग 3 रास्ते हो गए। पहले रास्ते में सपोज करंट जा रहा है I1, दूसरे रास्ते में जा रहा है I2, तीसरे रास्ते में जा रहा है I3। 3 रास्ते मिल रहे हैं करंट को, I1, I2, I3। तीनों का सम I1 प्लस I2 प्लस I3 शुरू वाले करंट के इक्वल होगा। शुरू में करंट कितना था, I, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। मुझे पता है V इक्वल IR होता है, तो I इक्वल V बाई R। I की वैल्यू डाल दें V बाई R, I1 की जगह V बाई R1, क्योंकि वोल्टेज सेम है, तीनों में V रहने वाली है, V बाई R2, V बाई R3। अब इन 3 रेजिस्टर की जगह अगर एक रेजिस्टर लेता तो उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती RP, P का मतलब है पैरेलल, तो I को लिखूंगी V बाई RP। अब क्या करो, राइट साइड से V कॉमन ले लो, 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3 इक्वल टू V बाई RP। V से V कैंसल, ऊपर 1 बच गया, 1 बाई RP इक्वल 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस इन पैरेलल। जब भी पैरेलल में रेजिस्टेंस होगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है
1 by Rp इक्वल 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। अब सपोज इसका एक एग्जांपल भी कर लेते हैं कि हमें सोल्व कैसे करना होगा। सपोज आपको R1 गिवन है 2 ओम, R2 गिवन है 3 ओम, R3 गिवन है 6 ओम। सपोज आपको ये तीन वैल्यूज गिवन है, फॉर्मूला में पुट कर दो। 1 by Rp इक्वल 1 by 2 प्लस 1 by 3 प्लस 1 by 6। 2, 3 और 6 का एलसीएम लो। 2, 3 और 6, 2 के टेबल पर, 3 पर, 3 के टेबल पर, 1 पर। 2 into 3 6, एलसीएम आ गया 6। 6 डिवाइडेड बाय 2 3, 6 डिवाइडेड बाय 3 2, 6 डिवाइडेड बाय 6 1। सो 3 plus 2 plus 6, 6 by 6, that is 1। 1 by Rp is equal to 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 था नीचे, Rp उधर गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, Rp is equal to 1 ओम। मतलब इन तीन रेजिस्टर का पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन रहा है 1 ओम। आई होप आपको यहां तक का समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।